तो कहानी की शुरुआत 1973 से होती है, जहां पर हम कुछ लोगों को देखते हैं। ये लोग काफी अजीब दिखाई दे रहे थे और उन्होंने अपने सर पर कोन के आकार के मास्क पहने हुए थे। दरअसल ये लोग एक वेडिंग में जा रहे होते हैं जो कि पेग नाम की लड़की की थी और उन लोगों का इस तरह से ड्रेसिंग करना वहीं के ट्रेडिशन का यानी कि आयरिश ट्रेडिशन का हिस्सा था। खैर इसके बाद हम पेग को देखते हैं जिसकी शादी हो रही थी और वो अपने हस्बैंड के साथ बैठी थी, लेकिन इसी बीच वो उठकर वहां से बाहर की तरफ जाती है क्योंकि उसकी तबीयत उसे ठीक सी नहीं लग रही होती। बाहर आकर वो वॉमिट करने लगती है। खैर इसी बीच वहां पर वो एक गोट को देखती है और थोड़ी देर बाद उसका हस्बैंड उसको ढूंढता हुआ बाहर आता है, लेकिन बाहर उसे पेग नहीं मिलती, लेकिन उसे वहां पर उनकी वेडिंग रिंग मिलती है। खैर इसके बाद में सीन प्रेजेंट डे पर आता है जहां पर हम एक लेडी को देखते हैं और वो गाना गा रही थी, साथ ही साथ वो नाच भी रही होती है और अचानक ही वो गाना गाने के बाद अपने आप को लटका लेती है और वहीं पर खत्म हो जाती है। जिसके बाद दिन ऐसे ही गुजरते रहते हैं और उसकी बॉडी डिकम्पोज होने लगती है और फिर वो रस्सी भी वहीं पर टूट जाती है जिससे कि वो लेडी लटकी हुई थी। जिसके बाद एक दिन रेस्क्यू वर्कर्स वहां पर आते हैं और उसकी बॉडी को वहां पर देखते हैं और ये असल में इस मूवी का इंट्रो था। जिसके बाद सीन थोड़ा आगे बढ़ता है जहां पर हम शू और उसकी फियांसे मिला को मिलते हैं। यहाँ पर हमको पता चलता है कि वो लेडी जिसने खुद को खत्म किया था वो असल में शू की माँ थी। हालांकि उसे ये चीज परेशान करती है कि उसकी माँ ने खुद को खत्म क्यों किया। और यहाँ पर शू और मिला शू के मॉम के अपार्टमेंट में आते हैं ताकि वो साथ में यहाँ पर रह पाएं। अब रात को हम देखते हैं कि शू एक कुर्सी पर बैठ गई थी और इसी बीच उसके सामने का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और उस दरवाजे में जीसस क्राइस्ट की फोटो थी, साथ ही साथ एक चमकती हुई लाल कलर का क्रॉस भी था। इसको देखकर शू थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाती है और तभी मिला उसके पास आती है और यहाँ पर हमको पता चलता है कि मिला असल में प्रेग्नेंट है। खैर शू को कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए वो बाहर सिगरेट पीने आ गई। खैर तभी उसके पास एक मैसेज आता है जो कि उसके काम से रिलेटेड था। दरअसल वो एक केयर कंपनी में काम करती है और उसके पास काम था एक एल्डर वुमन का ध्यान रखने का जिसे अचानक से स्ट्रोक आया था। खैर अगले दिन मिला उसे बस तक छोड़ने जाती है, जिसके बाद शू बस में बैठकर निकल जाती है और उस बूढ़ी लेडी का घर असल में गाँव के अंदर था जहाँ पर ज्यादा लोग नहीं रहा करते। खैर गाँव के अंदर पहुँचने के बाद शू ड्राइवर को उसी बूढ़ी महिला के घर का फोटो दिखाती है और उससे उसका पता पूछती है, लेकिन ड्राइवर को इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, इसलिए वो वहीं पर बैठे हुए एक आदमी से इस चीज के बारे में पूछता है। अब वो आदमी उस लेडी के घर के फोटो को देखकर ड्राइवर से कहता है कि इस लड़की से कहो कि ये वापस घर लौट जाए और यहाँ पर शू से रिक्वेस्ट करती है और तब जाकर वो उसका एड्रेस उसको बताता है। जिसके बाद में शू उस बूढ़ी महिला के घर की तरफ बढ़ जाती है। अब इसी बीच रास्ते में उसे एक लड़का दिखाई देता है जिसके हाथों में एक गोट थी और वो उसको ही घूरे जा रहा था। खैर शू अभी इस पर इतना ध्यान नहीं देती और उस ओल्ड लेडी के घर पर पहुंच जाती है। अब शू घर के अंदर आवाज लगाती है लेकिन कोई भी आवाज उसकी नहीं सुनता। लेकिन थोड़ी देर के बाद में वो बूढ़ी महिला वहां दरवाजे पर आती है, लेकिन वो ओल्ड लेडी उससे पूछने लगती है कि वो है कौन। तब वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो उसकी नई केयर टेकर है। खैर अब शू उससे ये पूछती है कि क्या वो ठीक है और उसके कहते ही वो ओल्ड लेडी वहीं पर सुसु करना शुरू कर देती है, जिससे पता चलता है कि उसकी बॉडी पर अब उसका कोई भी बस नहीं था, वो काफी बीमार थी। और ये करने के बाद वो लेडी अंदर चली जाती है। अब शू के पास कोई और रास्ता भी नहीं था, इसलिए वो दरवाजे के ग्लास को तोड़कर दरवाजा खोलती है और अंदर जाकर उस लेडी को ढूंढने लगती है, लेकिन वो लेडी उससे छुप रही थी। इसी बीच शू को एक लाल दरवाजा दिखाई देता है जिस पर घोड़े की नाल लटकी हुई थी और आयरिश फोकलोर में कहा जाता है कि घोड़े की नाल रखने से बैड लक नहीं आता। खैर इसी बीच वो ओल्ड लेडी भी उसे पीछे से देख रही होती है, लेकिन तभी उसके हाथों से सीड्स गिर जाते हैं और यहाँ पर शू उसको देख लेती है। खैर इसके बाद में शू उन सीड्स को साफ करने लगती है और उसको देखकर वो बूढ़ी महिला ये कहती है कि क्या वो ये सब करने यहाँ पर आई है। तब शू कहती है कि वो यहाँ पर उसका ध्यान रखने आई है। खैर इसके बाद में शू उस ओल्ड लेडी से बात करने लगती है और बातों के दौरान हमें पता चलता है कि ओल्ड लेडी वही लेडी है जो कि मूवी की स्टार्टिंग में हमें दिखाई दी थी, जिसका नाम पेग है, यानी कि वो भाग गई थी। और यहाँ पर पेग उससे सिगरेट मांगती है और शू उसको एक सिगरेट देती है, जिसके बाद वो उसको नहलाने लगती है, लेकिन पेग उसे अपने आप को छूने नहीं देती। वो कहती है कि ये सब वो खुद कर सकती है। खैर अब पेग जो होती है वो खुद से ही कपड़े पहनने लगती है, लेकिन इसी बीच शू जो होती है वो नोटिस करती है कि पेग के कमर पर कुछ अजीब से निशान थे और ये निशान ट्री की रूट्स की तरह दिख रहे थे। एंड टू बी ऑनेस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पर फ्रेवो का मतलब भी रूट्स ही होता है, एक ऐसी रूट जो कि बाहर नहीं आती, बहुत ही ज्यादा टाइटली उन्होंने जकड़ा होता है जमीन को, जिस पर शू अभी इतना ध्यान नहीं देती। जिसके बाद में शू पेग से कहती है कि उसे सोना है। तब पेग उसे कहती है कि उसका जहां मन करे वो सो सकती है। जिसके बाद में शू सोने चली जाती है, लेकिन उसे मिला को कॉल करना था, इसलिए वो वहां का टेलीफोन इस्तेमाल करने लगती है, लेकिन टेलीफोन जो था वो सही नहीं था, इसलिए फोन नहीं लगता। लेकिन तभी उस टेलीफोन पर कॉल आता है और वो शू की कंपनी से था। शू को वो लोग बताते हैं कि पेग को डिमेंशिया और डिल्यूजन में रहने की बीमारी है, मतलब कि भूलने की बीमारी के साथ साथ वो डिल्यूजन में भी रहती है। अब बात करते वक्त वहाँ पर पेग आ जाती है और पेग उससे पूछती है कि वो किससे बात कर रही थी। तो वो बताती है कि वो नर्सिंग एजेंसी से बात कर रही थी, जिस पर पेग कहने लगती है कि क्या उसने पहले कंफर्म किया था कि वो नर्सिंग एजेंसी ही है, जिस पर वो हाँ बोलती है। जिसके बाद वो पेग को सुलाने के लिए उसके बेड पर ले जाती है। अब पेग के बेडरूम में उसे उसके पति की फोटो भी मिलती है, जिस पर शू पेग से उसके पति के बारे में पूछती है। तब पेग बताती है कि उसके पति ने खुद को खत्म कर लिया था और साथ ही साथ वो उससे ये भी कहती है कि उसका पति उसके लिए एक डिसअपॉइंटमेंट था, लेकिन अगर
अगर शुरुआती सीन्स को देखा जाए तो हमने नोटिस किया था कि वो तो उसे छोड़कर भाग गई थी। खैर अब पैग शू से पूछती है कि क्या वो मैरिड नहीं है, जिस पर शू हाँ करती है। तब पैग कहती है कि तो ये तो काफी अच्छी बात है, और तब शू बताती है कि वो बहुत जल्दी मिला से शादी करेगी, जो कि एक यूक्रेनियन है, यानी कि बेसिकली ये दोनों लेस्बियंस थी। अब पैग देखती है कि मिला प्रेग्नेंट भी है, और तब शू बताती है कि ये उनके दोस्त की वजह से पॉसिबल हुआ, यानी कि शायद से इन लोगों ने किसी लड़के के स्पर्म का इस्तेमाल किया होगा और उसके बाद में यहाँ पर वो प्रेग्नेंट हो गई होगी। बेसिकली इन दोनों को ही बच्चा चाहिए था, यानी कि शू को और मिला को। खैर अब यहाँ पर मुझे समझाने की भी जरूरत नहीं है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको थोड़ी बहुत एक्सप्लेनेशन दे दी है। अब यहाँ पर पैग उसको समझाती है कि एक लेडी के ऊपर कितना बोझ होता है। लोग सोचते हैं कि आदमियों के ही कंधों पर सारा बोझ होता है, लेकिन असल में वो लेडीज होती हैं जो कि सबसे ज्यादा बोझ को अपने ऊपर लेकर चलती हैं, जो कि मेरे ख्याल से सच भी है। खैर अब बच्चे पैदा करना, शादी करना, सारे काम करना, एटसेट्रा एटसेट्रा, वो ये सारी बातें बता रही थी, और यहाँ पर पैग उसको यही समझा रही होती है कि लेडीज की लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती है। खैर इसके बाद शू पैग को सुलाकर बाहर मिला से बात करने आती है, जहाँ पर वो उसको कहती है कि वो जल्दी से जल्दी यहाँ से आजाद होकर उसके पास आ जाएगी। अब बाहर उसको एक पेड़ मिलता है जहाँ पर कई सारे कपड़े और रिबन्स टंगे हुए थे। अब ये जो चीज है वो आयरलैंड के फोकलोर से आती है, जिसे क्लूटी ट्रीज कहा जाता है। ये एक ट्रेडिशन है जिसके अंदर लोग एक पेड़ पर कपड़े और रिबन्स लटकाते हैं। अक्सर ये कपड़े उन लोगों के होते हैं जो कि बीमार होते हैं। अब वहाँ के लोगों का ये मानना है कि इन कपड़ों के अंदर नेगेटिविटी आ जाती है, जिसके चलते वो कपड़ा फटेगा और गल जाएगा, और वैसे ही जिस व्यक्ति का ये कपड़ा यहाँ पर लटकाया गया होगा वो ठीक होता जाएगा। खैर अब हम फिर से मूवी पर आ जाते हैं, जहाँ पर शू को अपने पीछे अपनी माँ की डेड बॉडी की प्रेजेंस फील होती है, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहाँ पर कुछ नहीं था। खैर अब इसके बाद वो घर के अंदर जाती है, जहाँ पर वो उस लाल दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है जहाँ पर उस घोड़े की नाल को लटकाया गया था, लेकिन असल में वो लॉक्ड होता है। इसके बाद वो नहाने लगती है, लेकिन नहाते टाइम उसे किसी के बड़बड़ाने की आवाज आने लगती है। ये सुनकर वो चेक करने जाती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तब उसे दोबारा आवाज आती है, और इस बार ये आवाज पैग के रूम से आ रही थी। वो जल्दी से पैग के रूम में जाती है, जहाँ पर वो तो सो रही होती है, लेकिन इसी बीच पैग नींद में पैनिक करने लगती है। तब शू उसे जल्दी से दवाई देकर सुलाने लगती है, लेकिन पैग कहती है कि उन लोगों को म्यूजिक सुनना काफी पसंद है और वो हमेशा ही म्यूजिक सुनते हैं। जिस पर शू पूछती है कि कौन लोग। तब वो बताती है कि असल में इस घर के नीचे एक और घर है और वहाँ पर रहने वाले लोगों को ये म्यूजिक काफी पसंद है, लेकिन शू जानती थी कि पैग को डिल्यूजनल होने की बीमारी थी, जिसके चलते वो इस पर इतना ध्यान नहीं देती। अब अगले दिन शू जो होती है वो ब्रेकफास्ट बनाती है और पैग को सर्व करती है। तब पैग उससे एक ग्लास पानी मांगती है, और जब शू पानी लेने जाती है तो पैग जो होती है वो चुपके से शू के ब्रेकफास्ट के अंदर ढेर सारा नमक डाल देती है, और ये चीज जो होती है वो शू को पसंद नहीं आती। अब सीन चेंज होता है, जहाँ पर शू टाउन में कुछ सामान खरीदने जाती है, जहाँ पर एक शॉप में लोकल लोग पैग के बारे में उससे पूछते हैं, और साथ ही साथ उसको बताते हैं कि पैग काफी अजीब है और वो लोकल्स के साथ ठीक से नहीं रहती। खैर अब घर जाते वक्त एक लोकल लेडी उसे कंपनी देती है, जो कि उसको बताती है कि पैग पहले असाइलम में थी। इसके बाद में शू घर पहुंचती है, जहाँ पर पैग उससे नाराज थी क्योंकि घर के अंदर एक चूहा घुस गया था। शू उस चूहे को डस्टबिन में फेंक देती है। अब रात में शू उस लाल दरवाजे के अंदर जाती है, जहाँ पर उसे कुछ अजीब लोग दिखते हैं जिन्होंने मास्क पहने हुए थे। खैर अब अंदर जाने पर उसे एक कैस्केट के अंदर उसकी माँ की बॉडी मिलती है, जिसको देखकर वो उसे छूने लगती है, लेकिन उसकी माँ उसको पकड़ लेती है और वहाँ पर मिला भी थी। लेकिन हम जानते हैं कि असल में ये सब शू का एक डरावना सपना होता है, जो कि उसको वहाँ रहने की वजह से आ रहा था। ऑब्वियस सी बात है, उसको यहाँ पर रहना अजीब लग रहा होता है। साथ ही साथ वो मिला से भी दूर थी, प्रेग्नेंट भी थी, और सबसे बड़ी बात की वो जो दरवाजा होता है उसको भी लेकर वो काफी क्यूरियस थी। साथ ही साथ अपनी माँ को खो देने का भी दुख उसको काफी ज्यादा था, जिस वजह से उसको ये डरावने सपने आ रहे थे। अब इस सपने की वजह से शू नींद में पैनिक करने लगती है, जिसके बाद में उठकर वो अपनी दवाई लेती है और फिर पैग को चेक करने जाती है। तब पैग उसको कहने लगती है कि अगर उसने ध्यान नहीं रखा तो वो उसे और पैग दोनों को ले जाएंगे। अब शू जो होती है वो तो पैग की बातें सुनकर समझ रही थी कि ये सब असल में पैग डिल्यूजनल होने की वजह से बोल रही है, लेकिन यहाँ पर पैग काफी सीरियस थी और वो उसे उसके वेडिंग वाली रात की बात बताती है, जब वो गायब हो गई थी। वो बोलती है कि उसने शादी की क्योंकि उसे वो शादी करनी थी। फिर शादी वाले दिन वो उसको ले गए। उनके ले जाने के बाद उसके हस्बैंड ने उनसे डील की ताकि वो उसे वापस ले आए, लेकिन उन्होंने उसको पनिशमेंट दी, और जो स्कार्स उसके कमर में है ना वो इसी वजह से हैं, और वो उन्हीं की वजह से हुआ था, यानी कि जो अजीब से निशान थे वो इस वजह से हुआ। लेकिन शू को तो अभी भी यही लग रहा था कि उसका हस्बैंड उसे अब्यूज करता होगा, लेकिन पैग कहती है कि ये उसके हस्बैंड ने नहीं किया और ये उन लोगों ने किया है जो कि नीचे रहते हैं। और शू के पूछने पर पैग बताती है कि नीचे एक पूरी फील्ड है जो कि खून से भरी हुई है। साथ ही साथ पैग उसको कहती है कि क्या उसे पता है पनिशमेंट क्या होती है। तब शू जो होती है उसे अपने हाथों पर निशान दिखाती है, और ये निशान उसकी माँ की वजह से हुए थे। उसकी माँ उसे जबरदस्ती प्रेयर्स पढ़वाया करती, और उससे गलती होती तो उसकी माँ उसका हाथ जला दिया करती थी। ये सुनकर पैग उसे इमोशनल सपोर्ट भी देती है और उसकी माँ के बारे में पूछती है, तो शू बताती है कि उसकी माँ ने खुद को खत्म कर लिया था, और दोस्तों यही कारण था कि शू जीसस क्राइस्ट की तस्वीर और उस लाल क्रॉस को देखकर डर गई थी, क्योंकि ये सब उसके पास्ट के ट्रॉमा को ट्रिगर करता था। खैर आज रात पैग जो होती है वो शू को अपने पास ही सुला लेती है, क्योंकि उसके साथ भी सिमिलर चीजें घटित हुई थी।
अब अगले दिन फाइनली शू उस लाल दरवाजे को खोलती है जो कि बेसमेंट का दरवाजा था। उसे खोलकर वो उसके अंदर जाती है जहाँ पर नीचे उसे कुछ फोटोग्राफ्स मिलती हैं जो कि पेग और उसके पति की थी, और साथ ही साथ उसके अंदर न्यूज़पेपर कटिंग भी मौजूद थी जिसके अंदर लिखा हुआ था कि पेग वेडिंग वाली नाइट को ही गायब हो गई थी, और गायब होने के बाद जब वो मिली तब उसका हस्बैंड खत्म हो चुका था। लोगों को शक था कि उसके हस्बैंड की जान खुद पेग ने ही ली है, और ये देखकर वो थोड़ी सी हैरान रह जाती है क्योंकि यहाँ पर पेग ने सारी बातें उल्टी सीधी बताई थी। खैर ये सब देखकर वो थोड़ी सी हैरान रह गई थी, जैसे कि उसकी गायब होने वाली बात, और ऐसा पेग ने शू को बताया ही था कि उसकी वेडिंग वाले दिन वो उसे ले गए थे। खैर इसके बाद अब वो वहाँ से जाने लगती है, तभी उसे वो ग्लोइंग क्रॉस दिखाई देने लगता है। खैर अब इसी बीच शॉकिंगली गाना गाते हुए एक लेडी आती है जो कि उसकी तरफ बढ़ने लगती है, और वो उसकी माँ थी। ये देखकर शू डर जाती है और दरवाजा खोलने लगती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। फिर वो थोड़ा स्ट्रगल करती है और दरवाजा खुल जाता है। ये सब देखकर वो काफी घबरा चुकी थी। खैर अगले दिन पेग के घर के बाहर एक बच्चा आता है जो कि शू से उसकी गोट के बारे में पूछता है। ये सुनकर शू उस पर भड़क जाती है और उसे भगा देती है। अब वहीं पर शू को एक पार्सल भी मिलता है जिसके अंदर उसे उसकी माँ की बिलोंगिंग्स मिलती हैं, और ये उसे मिला ने भेजी थी जो कि उसे सफाई करते टाइम मिली थी। खैर अब ये देखकर शू को गुस्सा आ जाता है और वो मिला को सुनाने लगती है कि उसे उसकी माँ से कभी प्यार नहीं था, लेकिन ये मिला ने इसलिए भेजी थी ताकि वो इमोशनली उसकी माँ को याद करे। लेकिन शू उसे काफी कुछ सुना देती है जिससे कि मिला गुस्सा होकर फोन ही काट देती है। अब यहाँ शू काफी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी क्योंकि उस बक्से के अंदर उसकी माँ की वही ड्रेस थी जिसे शू ने बेसमेंट में उसकी माँ को पहने हुए देखा था। मतलब कि यहाँ पर शू भी डिल्यूजनल होती जा रही थी। शू उसकी माँ की ड्रेस को जला देती है, लेकिन अब शू आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रही थी। वो मेडिकल स्टोर जाती है जहाँ पर वो पेग के नाम से पेग की दवाई लेती है जो कि पेग डिल्यूजनल होने की वजह से खाया करती, यानी कि अब वो उनको खुद खाने वाली थी। और अब शू जो होती है वो उन दवाइयों को कंज्यूम करना शुरू कर देती है ताकि उसको डिल्यूजन्स ना हो। इसके बाद वो घर जाती है जहाँ पर केयर टेकर कंपनी से एक लेडी आई हुई थी इंस्पेक्शन करने के लिए, जिसे पेग भगा रही थी क्योंकि पेग को लग रहा था कि उसके लिए वो खतरा है। अब शू उसे अंदर ले आती है लेकिन पेग दरवाजा नहीं खोलती। तब शू स्पेयर की लेने जाती है, तब वो लेडी उस दरवाजे को अजीब तरह से स्मेल करने लगती है। खैर तभी शू वहाँ पर आकर दरवाजा खोल देती है, लेकिन जैसे ही शू अंदर आती है तब वो लेडी गायब हो गई थी, और ये काफी अजीब था। शू को लग रहा था कि वो दोबारा से डिल्यूजन में है, लेकिन क्या उसके साथ पेग भी डिल्यूजन में थी? खैर इसके बाद सीन चेंज होता है जहाँ पर शू बेसमेंट में हिम्मत करके फिर से जाती है और पेग की फोटो एल्बम ले आती है ताकि उसे पेग के बारे में और जानकारी मिल सके। लेकिन वो देखती है कि पेग की एल्बम के अंदर उसकी माँ की न्यूज के कटिंग भी थी, और ये काफी अजीब बात थी शू के लिए, यानी कि उसका पेग से कोई लेना देना नहीं था, तो उसकी माँ की वहाँ पर न्यूज़पेपर कटिंग होना बहुत ही वियर्ड चीज थी। खैर हम समझ पाते हैं कि उसकी माँ और पेग के बीच जरूर कोई ना कोई गहरा रिश्ता है। अब ये देखकर शू का दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन इसी बीच बेसमेंट का दरवाजा बजने लगा था जिसे शू देखने जाती है। वो दरवाजा अपने आप बंद हो रहा था और तब शू उसे बंद करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो दरवाजा बार बार खुल जाया करता। अब इसी बीच पेग वहां पर आती है और उसको पता चल चुका था कि शू बेसमेंट के अंदर गई है और इसलिए वो उससे नाराज हो गई थी। वो ये कहती है कि वो कल यहाँ से चली जाए। खैर अब शू जो होती है वो अगले दिन अपनी मेडिकल अपॉइंटमेंट के लिए जाती है क्योंकि उसे काफी ज्यादा डिल्यूजन्स हो रहे थे, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचकर उसे कुछ भी ठीक नहीं लगता, इसलिए वो घर जाने का सोचती है, जहां पर उसे ग्रोसरी स्टोर से पता चलता है कि आज कोई बस नहीं है उसके घर जाने के लिए। और यहाँ पर जो ग्रोसरी स्टोर की ओनर होती है वो उसका मजाक बना रही थी, जिसको सुनकर शू उसके ऊपर भड़क जाती है। खैर यहाँ पर उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए उसे आज फिर से पेग के पास ही रुकना पड़ेगा। दूसरी ओर पेग शू के सामानों के बक्से को देखने लगती है, जहाँ से उसे शू की माँ की पुरानी फोटोज और साथ ही साथ शू के फोटोज मिलते हैं, जिनको देखकर वो थोड़ी इमोशनल सी हो जाती है। दूसरी ओर हम शू को देखते हैं जिससे झाड़ियों के अंदर से कुछ आवाज आती है और तभी उसे उस बच्चे की गोद दिखाई देती है जिसके बारे में वो पूछने आया था। लेकिन शू जो होती है वो उसको इग्नोर करके वहाँ से पेग के पास चली जाती है। लेकिन अब पेग जो होती है वो शू से ये पूछती है कि उसकी माँ अपाहिज पैरों के साथ पैदा हुई थी, राइट? और ये सुनकर शू हैरान थी कि उसे इस बारे में कैसे पता, क्योंकि उसने कभी ऐसी बात उसे नहीं बताई थी। तब पेग रिवील करती है कि असल में वो उसकी नानी है, मतलब कि शू की माँ पेग की ही बेटी थी। अब यहाँ पर पेग उसे बताती है कि सालों पहले उसने शू की माँ को खुद से दूर भेज दिया था। दरअसल पेग के पति ने उनसे डील करी थी कि वो उनके बच्चे को उसे दे देंगे, मतलब कि शू की माँ के बदले में उन्होंने पेग को मांगा था। लेकिन बाद में उन्होंने शू की माँ को कहीं दूर भेज दिया ताकि वो सुरक्षित रहें, और अब यहाँ उन्होंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया था। और अब शू की माँ के खत्म होने के बाद शू को ही वो ढूंढ रहे हैं। और हम ये भी समझ पाते हैं कि जिसकी पेग बात करती है वो एक कम्युनिटी है जो कि जमीन के नीचे रहती है, जो कि शायद डिमोनिक है। और शू काफी हैरान थी ये सब बातें सुनकर, और शू इस पर आसानी से विश्वास कर लेती है क्योंकि शू के साथ ऐसी अजीब चीजें वैसे भी हो रही थी। अब इसी बीच कोई बेल बजाता है, जहाँ पर शू फिर होल से चेक करने लगती है। तब उसे वही इंस्पेक्शन वाली लेडी मिलती है जो कि शायद उस कम्युनिटी की हो सकती है, जो कि रूप बदल कर आई थी। वो लेडी हरकतें भी वैसे ही कर रही होती है और वो बार बार एक ही बात दोहराती है, जिससे कि ये समझ आ जाता है
कि वो लेडी असल में उसी कम्युनिटी की है। अब यहाँ पैग कहती है कि ये सब ठीक करने के लिए उसे दोबारा नीचे जाना पड़ेगा और इतना कहकर वो बेसमेंट के अंदर चली जाती है। वो वहाँ पर गाना गाती है कि तभी पैग को उसका पति दिखाई देने लगता है और तभी बेसमेंट का दरवाजा बंद हो जाता है। तब शू उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं खुलता। फिर वो दरवाजा अपने आप खुलता है जिसमें से पैग जख्मी हालत में बाहर आती है। वो कहती है कि उन लोगों को वो नहीं चाहिए बल्कि वो लोग तो शू को ही चाहते हैं, यानी कि वो अपनी नातिन को बचाने के लिए यानी शू को बचाने के लिए खुद की कुर्बानी देना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब शू पैग को संभालती है और वो शू से माफी मांगती है। अब पैग की हालत काफी खराब थी इसलिए शू टाउन में हेल्प लेने जाती है, लेकिन किसी फेस्टिवल की वजह से पूरा टाउन खाली था और सबसे बड़ी बात की जो अपने घर के अंदर थे वो शू की कोई भी हेल्प नहीं करना चाहते थे। तभी शू को एक आदमी दिखने लगता है जिसने की मास्क पहना हुआ था और साथ ही साथ वहाँ कुछ और लोग भी मौजूद थे जिन्होंने अजीब सा गेटअप करके रखा था और साथ ही साथ हम उन कोन शेप्ड मास्क पहने वाले लोगों को भी देखते हैं जो कि शू के पीछे पड़ गए थे। अब शू भागकर घर पर आती है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेती है, लेकिन वो लोग अभी उसके पीछे थे। जिसके बाद शू ऊपर जाती है जहाँ पर पैग शू को कहने लगती है कि शायद अगर वो खत्म हो जाए तो वो लोग उसे नहीं ले जाएंगे और इसी बीच कई सारे लोग दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं जो कि टाउन के लोग थे, लेकिन असल में वो टाउन के लोग नहीं बल्कि उसी कम्युनिटी के लोग थे और इसलिए शू दरवाजा नहीं खोलती। अब इसी बीच शू को वही लाल क्रॉस दिखने लगता है और जीसस क्राइस्ट की तस्वीर भी थी जो कि उसके पास ट्रॉमा को ट्रिगर कर रही थी और तभी उसे उसकी माँ भी दिखने लगती है। अब उसकी नानी पैग उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकती। तब पैग अपने आप को स्टैब करके खत्म कर देती है और ये देखकर शू रुक जाती है और उसे काफी दुख होता है कि उसकी वजह से ऐसा हुआ। और अब आपको ये बात समझ में आई होगी कि पैग के न्यूज़पेपर कटिंग के अंदर असल में शू की माँ का जिक्र क्यों था, क्योंकि असल में पैग की ही बेटी शू की माँ थी। अब इसी बीच शू नोटिस करती है कि उसे मिला की आवाज आने लगी है, लेकिन उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो कम्युनिटी के लोग होंगे। मिला उसे दरवाजा खोलने के लिए बोल रही थी लेकिन वो दरवाजा नहीं खोलती, जिसके बाद आवाज आना बंद हो जाती है और शू जब दरवाजा खोलती है और नीचे जाती है तब उसे मिला की एंगेजमेंट रिंग मिलती है और यहाँ पर कंफर्म हो जाता है कि मिला सच में वहाँ पर आई थी। उसकी रिंग देखकर वो समझ जाती है कि वो लोग मिला को अपने साथ ले गए। तभी शू के सामने एक वेडिंग ड्रेस आ जाती है और वो उसको पहन लेती है और अपनी रिंग निकालकर वो उस लाल दरवाजे के अंदर जाने लगती है। वो बेसमेंट की तरफ जाती है जहाँ पर रास्ते में वो मास्क वाले लोग भी थे। अब यहाँ पर बेसमेंट बदला हुआ सा दिखता है, वहाँ पर पेड़ पौधे भी थे। खैर अब बेसमेंट के रास्ते से वो एक अलग ही जगह पर पहुंच गई थी। ऐसा लग रहा था कि वो एक दूसरे डायमेंशन या फिर दूसरी दुनिया में आ चुकी है और वहाँ के लोग उसके सर पर एक क्राउन पहना देते हैं जैसे कि वो चोजन वन हो। और शू को दूर खड़ा एक आदमी दिखता है जिसके सर पर हॉर्न्स थे और यहाँ पर हम समझ पाते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि डेविल होगा और शायद से उसी से इन लोगों ने डील करी होगी कि जो भी यहाँ पर लड़की पैदा होगी वो उनके पास चली जाएगी। लेकिन ये लोग इस डील को तोड़ते आ रहे थे जिसके चलते फाइनली अब ये शायद पूरी हो गई और यहाँ पर तभी हम नोटिस करते हैं कि शू की आंखों से खून बहने लगता है। खैर इसके बाद में हमें एक मिड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिला उस बेसमेंट के दरवाजे के बाहर बैठकर रो रही थी, जो कि शू को वापस मांग रही होती है और वो ये कहती है कि वो शू के बदले में कुछ भी करने के लिए तैयार है जैसे कि शुरुआत में हुआ था। एंड आई बिलीव कि पैग का पति जो मारा गया होगा ना, उसने भी पक्का यहाँ पर पैग को मांगा होगा, जिसके चलते डेविल ने उस लड़के का सैक्रिफाइस ले लिया यानी कि उसके हस्बैंड का, और उसके बाद से ही पैग पागल सी हो गई होगी। अब सेम चीज यहाँ पर जो हुई होगी वो पैग की बेटी के साथ हो रही होगी, लेकिन जो पैग की बेटी थी उसके बाद में उसे शू पैदा हुई और सेम चीजें उसके साथ भी होने वाली थी, तो उसने शायद से खुद से ही उसको अलग कर दिया था जैसे कि पैग ने यहाँ पर अपनी बेटी को अलग किया। शायद से वो हर किसी को बचाना चाह रहे थे लेकिन अल्टीमेटली ऐसा नहीं हो पाया। एंड आई बिलीव कि अब डेविल जो होगा वो मिला का सैक्रिफाइस एक्सेप्ट कर लेगा, जिसके बाद में जो शू है वो वापस आ जाएगी और उसकी भी लड़की ही पैदा होगी, जिसके साथ में ये सेम चीजें होने वाली हैं। यानी कि ये जो लूप है, ये साइकिल है, ऐसे ही चलती रहेगी। और हम जानते हैं कि डेविल क्या करता है, वो लोगों के साथ में छल करता है और यहाँ पर सेम चीज पैग उसके आने वाली जनरेशन के साथ करी गई थी और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी फ्रेवोका फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आई हो।